अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असलम बेग मुगल बेग मिर्ज़ा, हिंदी विषय अध्यापक, अलहिरा उर्दू माध्यमिक विद्यालय भुसावल, कक्षा 10वीं, हिंदी लोकवाणी, पाठ क्रमांक 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। प्रिय छात्रों, आज हम सफ़र का साथी और सिरदर्द इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे राम नारायण उपाध्याय इन्होंने लिखा है। लेखक का जन्म 1918 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आप हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। कई विधाओं में आपने लेखन कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने व्यंग्यात्मक ढंग से यानी कि तंजिया अंदाज में सफ़र की कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ बताते हुए इनसे बचने का परामर्श हमें दिया है। आइए विस्तार से पाठ का अध्ययन करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक कहते हैं कि मुझे अकेले सफ़र करने में बहुत खुशी होती है। रेल सफ़र में नदी में ख़यालात की डुबकी लगाने में मज़ा आता है। साथ ही आसपास के जो करीब के पेड़ दूर चले जाना, दूर के करीब आना, इन वृक्षों का साथ निभाने में भी मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ। नाक भौं सिकोड़ना ये मुहावरा है, जिसका अर्थ है अप्रसन्नता प्रकट करना, नाराज़गी का इजहार करना। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। लेखक कहते हैं कि सफ़र के दौरान मेरी मर्ज़ी के खिलाफ अगर कोई मुझ पर नज़र रखे तो ये मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम में दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पाँव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। लेखक कहते हैं कि सफ़र के दौरान अगर मैं कुदरती मंजर की खूबसूरती देखने की कोशिश करता हूँ तो यकायक तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने की बजाय मेरी नज़र पेड़ पर बैठे बच्चों की तरफ चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कैमरा हिल गया हो।
और हम क्या देखना चाह रहे हैं और क्या सामने आ गया ये समझ में ही नहीं आता। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में यानी कि ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। लेखक कहते हैं, कभी मेरा मन ऊंचे आसमान में उड़ते परिंदों की तरह आसमान की बुलंदी नापना चाहता है, लेकिन होता यूँ है कि रेल सुरंग से अर्थात ज़मीन के अंदर बना हुआ रास्ता उससे गुजरती है। तो मन चाहता है आसमान की बुलंदी नापना और रेल सुरंग से गुजरती है, इसलिए ना चाहते हुए भी जो है उस काली गुफा से गुजरने को लेखक का मन विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। मुंह लटकाना अर्थात रूठ जाना। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस में यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। लेखक कहते हैं कि मुझे बस की बजाय ट्रेन का सफ़र पसंद है, और ट्रेन में भी सुपर फास्ट की बजाय एक्सप्रेस से सफ़र करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। लेखक रेल से यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी एक्सप्रेस से, सुपर फास्ट से नहीं। क्यों तो एक्सप्रेस का स्वभाव जो है एक दोस्त की तरह होता है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। लेखक कहते हैं, जिस तरह से बच्चों को डिब्बे वाली फिल्म बाइस्कोप देखना पसंद है, उसी तरह से रेल की खिड़की में बैठकर सामने का नज़ारा देखना लेखक को बाइस्कोप फिल्म देखने जैसा लगता है। लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे,
कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई दे पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इस तरह से अखबार किसी और का, और पूरी ट्रेन में वह अखबार अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और अलग अलग उसका इस्तेमाल होने लगता है। आगे देखिए, इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पहले अखबार अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका, उससे आदमी परेशान। फिर बीच में कोई आपसे सवाल करेगा कि भाई आप कहाँ तक जा रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आप उसे फिर जवाब देते हैं। तो इस तरह से अब एक दूसरा यात्री किस तरह से जो है परेशान करता है, उसका उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। आगे देखिए, पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। कहा, टाइम बदल गया। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होंगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरे, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे। अतएव चुप्पी साधकर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब
देना ही होगा। इस तरह से हमें ये सफ़र की खामी नज़र में लाई गई है कि ना चाहते हुए भी हमें हमारे साथ जो मुसाफिर है उनके सवालों के जवाब देना पड़ते हैं। इस तरह से इंसान को सफ़र में परेशानियां उठानी पड़ती है। यहाँ हम रुकते हैं। पाठ का उत्तरार्ध हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।